हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग 22 सितंबर का करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो कल का न्यूज़ आया था H1B वीज़ा वाला, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला था कि पर ईयर 1 लाख डॉलर्स देने पड़ेंगे जो भी स्किल्ड एम्प्लॉय या जो भी H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे इंडिया से या अन्य कंट्री से। पर इंडिया के लिए इसका एक मेजर सेटबैक था, क्योंकि 60% लोग ऐसे हैं जो H1B वीजा होल्डर्स जिनका एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख डॉलर्स है। पर आज इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर है उनको लिए और रिन्यू करने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और ये वन टाइम पेमेंट है। कल इसके लिए काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था, और जो कंपनीज थे, अमेरिकन कंपनीज, उन्होंने काफी ज्यादा फ्लाइट बुकिंग के लिए रश हो गया था। तो आज इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट है 1 लाख डॉलर्स, और एग्जिस्टिंग H1 वीजा होल्डर के लिए ये इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिन्यू जो कराना चाहते हैं उनके लिए भी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के न्यूज में यही है। पर ये सब जो चीज है ना, इससे इंडिया को एक डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है, इन्होंने काफी ज्यादा ट्रेड सैंक्शंस चाइना पे भी लगाया है, इंडिया को भी काफी हाई टैरिफ्स किया है। और इसी को देखते हुए इंडिया को अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब डिपेंडेंस होना, इंडिया कुछ कर भी नहीं सकता, यूएस का एक अपना पॉलिसी है। इसलिए यहाँ पे ऐसा करना चाहिए इंडिया को कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे, बढ़िया करे, और वहाँ के जो इंडिया के स्किल्ड एम्प्लॉयज है उसको यहीं पर रिटर्न किया जाए। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, जहाँ पे इंडिया का रिक्वायरमेंट है, या साउथ ईस्ट एशिया में रशिया, चाइना में, वहाँ पे भी इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स को भेजा जाए, या इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए कि काफी ज्यादा यहीं पे अपना स्किल्स को देखिए, ब्रेन ड्रेन ना हो। इसमें भी एक एंगल देख सकते हैं। और आज का दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, यूरेनियम अनरेस्ट। अभी कल हमने बात किया था कि खासी जो ट्राइब्स है मेघालय में, उन्होंने अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था कि विदाउट कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन, वो ऐसे वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा वहाँ के जो ट्राइब्स वगैरह है, और उन्होंने इसके ऊपर अपना एक आपत्तिजनक आपत्ति जताई है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्राइबल एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट ऑफ मेन स्ट्रीम इंडिया, ये भी कंसर्न है। अब ये लास्ट में ऐसा लिखा भी हुआ है कि कम्युनिटीज माइट कंसिडर चैलेंजिंग ओएम्स वैलिडिटी इन कोर्ट, कोर्ट जा सकते हैं। जैसे उड़ीसा में नियमगिरी हिल्स में 2013 में उनके फेवर में गया था जजमेंट, और वो इन्वोक भी कर सकते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डिसीजन अपने बताएंगे इसके ऊपर। तो ये आपको पता होगा कि मेघालय में डोमिया सेट और वाखाजी, हम ज्योग्राफी में भी, मिनरल ज्योग्राफी में, इंडियन मिनरल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इन लोकेशन के बारे में। तो काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूरेनियम एक वाइटल रिसोर्स है, इंडिया काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। आप पता भी होगा वर्ल्ड में कजाकिस्तान में मेजर सोर्स ऑफ यूरेनियम है। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया में भी काफी ज्यादा यूरेनियम है। इंडिया में कम लिमिटेड रिसोर्स है, पर जो भी रिसोर्स है वो भी ये आसाम, मेघालय में, मेघालय में डोमिया सेट और वाखाजी एरिया में इसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑफिस मेमोरेंडम इश्यू कराया था। देखिए, ये अभी ये खास कोई न्यूज तो नहीं है, पर ये एक एंगल से देखा जा सकता है। एग्जाम में, मेंस में GS2 में लिखने के लिए, GS4 में आप लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल कैसे पॉलिटिकल जो लीडर्स है अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं, और फंड जो गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के फंड है वो कैसे उसको डाइवर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रानिल विक्रम ये सिंह थे, जो पहले अभी इनके ऊपर केस चल रहा है, अगस्त में केस रजिस्टर्ड हुआ है कि इन्होंने जो जब G77 मीटिंग 2023 में गए थे, तो जो डायरेक्ट कोलंबिया आना था, पर उन्होंने बीच में हॉल्ट लिया, और उसके वजह से 16 मिलियन रुपीस या $50,000 इतना का गवर्नमेंट लॉस हुआ है। ऐसे देखा जाए तो ये जो ये विक्रम सिंह का जो सपोर्ट एक पॉलिटिकल टूल है हैरेसमेंट करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर।
ऐसा वो भी कह रहे हैं कि बाकी मिनिस्टर भी है जिन्होंने 200 मिलियन रुपीस श्रीलंकन रुपीस का यूज किया है, काफी ज्यादा फंड डाइवर्शन किया है, तो टारगेटेड ऑडियंस। पर इसको देख के हमें देखना चाहिए कि टैक्स पेयर्स का मनी को कैसे पॉलिटिकल लीडर्स मिसयूज करते हैं, ये भी एक चिंताजनक केस है। तो इसको देखते हुए इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये एक न्यूट्रल टॉपिक है, हम अभी न्यूट्रल मैंने रखा है, इसका ओपिनियन आप कुछ भी दे सकते हो। जो कमेंट में बताइएगा आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या कहना है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम जैसे ब्रेकिंग द एकेडमिक टेबल। देखिए अभी काफी ज्यादा ये जो एक ओपिनियन बन के आ रही है कि जो ये हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये फ्री एक्सेस साइट्स स्काई हब, लिविजन जैसे पीएचडी होल्डर्स है और बाकी रिसर्च करते हैं और बाकी जिनको नॉलेज पे इंटरेस्ट है, वो सब इसका एक एक्सेस साइट्स का यूज करके पब्लिक इंटरेस्ट में काफी कुछ करते हैं। तो अभी ऐसा ये ओईसीडी का एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीएचडी, इंडिया हैज फोर्थ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीएचडी ग्रेजुएट होल्डर्स ग्लोबली। तो इसके लिए वैसे वो लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स का, ये साइट्स का, स्काई हब लिविजन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटेंट को देखते हुए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जताते हुए इसको थोड़ा सा ब्लॉकिंग कर दिया ऐसे फ्री एक्सेस। तो इससे ज्यादा काफी ज्यादा जो रिसर्च करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डेटा का काफी ज्यादा जरूरत होता है। जैसे वर्ल्ड में भी ऐसा कहना है कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे नॉलेज गैप है। डेवलप्ड कंट्रीज अपना नॉलेज शेयरिंग नहीं करते हैं, तो ग्लोबल साउथ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनके बीच में ब्रिज एक्सेस ब्रिज जो है, गैप ब्रिज की ब्रिजिंग द गैप करने के लिए हमको काफी ज्यादा नॉलेज का, नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ से नॉलेज और फंड का फ्लो होना, ये हमने क्लाइमेट एक्शन समिट वगैरह में भी और सीओपी में भी ये काफी लास्ट 2020 सीओपी 29 में अजरबैजान बाकू में भी ये कंसर्न था एक। अभी भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल साउथ में और ग्लोबल नॉर्थ में नॉलेज का गैप है, और ये ऐसा कोई डिसीजन जिससे नॉलेज एक्सेस जो कि होना चाहिए नॉर्मल पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च करते हैं उनको, अगर ऐसा एक्सेस ना दिया जाए तो काफी जो अंडर डेवलप्ड एरियाज के लोग हैं, उनको कैसे नॉलेज का एक्सपेंशन होगा और ग्रोथ जो कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उनकी, डेवलपमेंट ऑफ जो स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और रीजनल और कंट्री लेवल पे, ताकि उनका कंट्रीब्यूशन हो डेवलपमेंट पे कंट्रीज का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये अभी एक एक आर्टिकल आया था जिसमें कुछ खास डेटा डेटा भरा हुआ था उस आर्टिकल में कि, तो इसलिए उसको कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। पर एक पॉइंट है कि अगर जीएस 2 में लोकसभा सेक्शन, पार्लियामेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आ सकता है, उसमें एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दो 18th लोकसभा हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओल्डेस्ट लीडर्स। तो यंग लीडर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सीट कम है। देखिए 56 इयर्स एवरेज एज देखा जा रहा है, तो काफी ज्यादा अभी के जितना पार्लियामेंट सेशन हुआ, पार्लियामेंट जितना जो 18th लोकसभा में जो पार्लियामेंट फॉर्म हुआ है उसमें सबसे हाईएस्ट एज वाला ये है ऐसा। और ये ऐसा है इसमें। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एक चीज और है। नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो जेनजी प्रोटेस्ट में यंगस्टर्स ने काफी ज्यादा रोल उसमें अच्छा प्ले किया था, केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सुशीला कार्की के अंडर में हुआ, फॉर्म हुआ है, और जो आने वाला जो गवर्नमेंट बनेगी उसको नेपाल का जियो पॉलिटिक्स, नेपाल के एंगल से जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो काफी चेंज आ सकता है, क्योंकि नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था बाई जेनजीज। तो इसमें यूथ का एनर्जी काफी ज्यादा दिखा गया है, इसको यूथ एनर्जी एक्सप्रेशन हुआ था। तो इसको देखते हुए लोकसभा में भी यूथ और यंग लीडर्स का होना भी बराबर लेवल के होना चाहिए, पर ओल्डेस्ट लीडर ज्यादा है तो इसको एक करेक्शन होना चाहिए इसके खिलाफ। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ये एक गवर्नमेंट गवर्नर का टॉपिक है। जो आपको पता होगा तमिलनाडु में आर एन रवि गवर्नमेंट थी, जो बार बार तमिलनाडु गवर्नमेंट का बिल को
अपने साथ में होल्ड करके रखे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स के डिसीजन में दिया कि विद इन 3 मंथ्स गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक अपना जो बिल है उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो उनको अपना रीजन देना पड़ेगा और वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। तो ये एक अलग डिसीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बोले जुडिशियल ओवररीच है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसपे एग्जीक्यूटिव का और पार्लियामेंट का रोल, पार्लियामेंट बाय लॉ इसको लेके आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन कह रही है, आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि कैसे गवर्नर अपना 4 तरीके से बिल को रिजर्व कर, पहले वो असेंट देती है या विथहोल्ड असेंट करती है, रिजेक्ट कर सकती है और रिटर्न कर सकती है बिल को, और रिजर्व कर सकती है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के असेंट कंसिडरेशन के लिए। जो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ है उसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई लॉ हो, तो उसके लिए ये कंसीडर कर सकते हैं। पर इसमें कुछ जजमेंट है, जैसे उसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे ये एक जजमेंट है, हाँ, टी टी कृष्णमाचारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर, उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट बिल जो ये गवर्नर का पावर है वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेशन में एक्सरसाइज करना है। शमशेर सिंह के 1974 में ऐसा गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो सुप्रीम गवर्नर को मैक्सिमम कैसे यूज नहीं करना चाहिए, और जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसको एडवाइस को मानना चाहिए और मैक्सिमम बिल को एसेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट और इलेक्टेड डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट और नॉमिनेटेड गवर्नर के बीच ऐसा कोई टसल हो, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस जजमेंट के खिलाफ अपना रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला है उनको, हम रिक्वेस्ट किया, पेटिशन किया है ऐसा। तो ये एक टॉपिक था। वे फॉरवर्ड में एक हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फेडरल इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट और सेंट्रल स्टेट को इसमें मिलके काम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 200 और 201 से रिलेटेड जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट नवम रजिया केस और मैं जिसमें डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने स्टेट किया था। तो काफी ये सब चीजें हैं। इसमें आपका क्या कहना है, आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। वे फॉरवर्ड में ऐसा कहा था कि बैलेंस करके चलना पड़ेगा और स्टेट को भी एक हैंड देना है, ऐसा सेंटर का इंटरफेरेंस गिबर्नेटोरियल पोस्ट बोलते हैं गवर्नर को। तो इसमें ऐसा पोस्ट को लेके डेमोक्रेटिक इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो ये एक चिंतापूर्ण एक विषय है। तो इसको सब्जेक्ट है, तो देख इसको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा सेंटर को। इसमें सेंटर का भी गलती है, क्योंकि आर एन रवि वहाँ से तमिलनाडु में ऑफ कोर्स उनका ये एक नेगेटिव में ले सकते हम इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अ, देखिए सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर काफी ज्यादा स्पीड है। उसको इंडिया ने 1988 में पहला अपना सुपर सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए सीडैक के थ्रू अपना मिशन शुरू किया था। तो पहला 1991 में परम 8000 बना था। सुपर कंप्यूटर में अभी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में अभी आई सीडैक और आईआईटी आईआईएससी बेंगलुरु ये मिलकर काम कर रही है, और अभी इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर एरावत पीएसआई सीडैक पुणे ने इसका बनाया है। तो इंडिया का जो ये सुपर कंप्यूटर रैंक टॉप 100 में भी आता है वर्ल्ड में। तो देखिए सुपर कंप्यूटर को ना देखिए, अभी जो कंप्यूटर आने वाला है फ्यूचर में, जो हम लोग का आज से फ्यू इयर्स आफ्टर हम लोग का देखेंगे कि वर्ल्ड में क्वांटम कंप्यूटर्स काफी ज्यादा उनका रोल होगा, और सुपर कंप्यूटर धीरे धीरे इनका थोड़ा सा वर्चस्व थोड़ा कम होते जाएगा। पर अभी के डेट में सुपर कंप्यूटर इज सुप्रीम है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए करंट कुछ हेडलाइंस है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने ये अभी लिखा। आपने बताया था कि H1 वीजा सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है, और ओल्ड वीजा होल्डर्स रिन्यूअल्स के लिए $1 लाख पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वन टाइम पेमेंट, इसको एवरी ईयर पेमेंट नहीं करना है। तो काफी ज्यादा कल
कंफ्यूजन था इसको लेके। इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्टेट पोल ऑफिस से बोला कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और जो उसमें वोटर लिस्ट अपडेट और अनलिस्टिंग लिस्टिंग जो भी है 22 सितंबर करने के लिए स्टेट पोल ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है। देखिए अभी ये एक न्यूज़ है मिग 21 में हम लोग को इसको ये जो फाइटर है इस काफी इसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। इस फाइटर जेट को इंडिया ने हर पाकिस्तान के साथ वार और बांग्लादेश वार में यूज किया है। जैसे 1965 वार में, 71 में, 1999 कारगिल वार में, 2020 बालाकोट एयर स्ट्राइक में, ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया था। तो अभी मिग 21 को इसका एंड करने जा रही है और इसमें 60 इयर्स तक सर्विस दिया अपना और इसका सर्विस बहुत इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी सुपरसोनिक मिसाइल थी, फाइटर जेट था ये। तो ये इंडिया में बहुत अहम भूमिका इसने दिया। तो अब इसको जो रिप्लेस करने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं कि जो एयरफोर्स के सोल्जर ऑफिसर से उनका ये कहना है कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 इसको रिप्लेस कर सकती है। तो ये जो फाइटर जेट है इसने जो रोल प्ले किया इसके लिए हम लोग सबको सैल्यूट देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर जेट है जिसने इंडिया को हर वार में ऑलमोस्ट जीतने के लिए इसका बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। अभी बिहार में अधिकार यात्रा कर रही है, तो इसने एक बिहार का ये पॉलिटिकल न्यूज है, ये इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं पर मैंने बता दिया क्योंकि देश ने आते बार बार न्यूज में आ रहा अधिकार यात्रा, इसलिए मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया है। अभी अभी यहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसी है ग्वाटेमाला में उन्होंने कहा कि एक आपने मूवी आया था शाहरुख खान टून की, इसमें अमेरिका में कैसे लोग जाते हैं इंडिया से, तो उसमें उन्होंने यही बोला है कि एल ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ये कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज है, इनके थ्रू कैसे मैक्सिमम यूएस में एंड स्टेट जो कि यूएस है, इंडियंस वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनका कंडीशन प्रिजन कंडीशंस को लेके थोड़ा सा इन्होंने अपना चिंता जताया है। अभी आपको सुना होगा कि हंगर स्ट्राइक शुरू है लद्दाख में, जो कि उनको सेपरेट स्टेटहुड, 6 शेड्यूल सेफगार्ड्स, लोकसभा सीट्स, लेह कारगिल, फिलिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, ये 4 डिमांड्स है। सोनम वांगचुक का नाम आप सुना होगा, एक फेमस लीडर भी है और एक वहाँ पे दोनों मिलकर यहाँ पे और बाकी लीडर्स भी है, उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की है स्टेटहुड की लद्दाख के लिए। आगे देखते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, ये बहुत ही बड़ा न्यूज है पैलेस्टाइन के फेवर में और इसराइल का सेटबैक बोल सकते हैं, क्योंकि पैलेस्टाइन पहले कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, हार्डली कोई कंट्री से रिकॉग्नाइज करती थी। इवन इंडिया इंडिया पे ऐसे अच्छा रिलेशन था और इसराइल का प्रोटिल्ट है इंडिया का। पर अभी ये तीनों कंट्री यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते इसमें से बोल सकते हैं और इसके बाद में यूएन में और भी कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करने वाली ऐसा होता है। थोड़ा सा अलग पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो पॉलिटिकल अलग देखने को मिलेगा हम लोग को, 100% श्योर है ये। अभी नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है आफ्टर जेएनजी प्रोटेस्ट। जेएनजी प्रोटेस्ट में उनके जो अराउंड 20 स्टूडेंट्स का डेथ हुआ था, उसके लिए इंक्वायरी बैठाने की बात हुई है। अभी तालिबान ने अभी एक यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था कि बगराम एयरबेस है जो सबसे बड़ा एयरबेस है नॉर्थ ऑफ काबुल है, उसको ऑक्युपाई करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उनको, अफगानिस्तान से बात चल रही थी उसको वहां पे एयरबेस बनाने के लिए अपना स्टेशन, पर ऐसा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़े गुस्से में है। न्यूज में इतना ही था, क्योंकि वो चिंतित भी है क्योंकि चाइना का काफी ज्यादा प्रोक्सीमिटी हुआ है उस बेस में, पैरामीटर में उसका स्टेक्स बढ़ रहा है, इसीलिए वो ये थोड़ा चिंतापूर्ण विषय है। मिथुन मनहास को न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया गया है, ऑलमोस्ट इलेक्टेड अनअपोज्ड है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ये देखिए ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में आपको पता होगा कि ये जो वो यूनिवर्स बना अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग के थ्रू हुआ। तो बिग बैंग होने के बाद जो सुपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जिसको गामा रे बर्स्ट बोलते हैं, वो जो निकली थी काफी ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ निकली थी, तो वो ट्रेवल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो आपको पता होगा कैसे वो कैलकुलेट करती है। अब लोग वो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो अगर 13.6 बिलियन ईयर्स
पहले हुआ था तो वो डिस्टेंस कर करके अभी जो देख पा रहे हैं हम लोग उस डिस्टेंस को देखते हैं। अभी जब वो शुरू जब उनका ओरिजिन हुआ तो काफी ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे वो, अभी उनका स्पीड काफी ज्यादा घट गया है और ऑलमोस्ट इंफ्रारेड की तरफ है, रेडियो वेव बन चुके हैं वो। तो उनका जो ये इतने सालों 13.6 बिलियन ईयर्स से ये जो मूवमेंट कर रहे हैं और इसके बाद जो अभी दिख रहा है इनका वेवलेंथ वगैरह हम लोग इसी तरीका में मेजर करते हैं, पर इसमें एक चीज है कि उससे भी ज्यादा ब्राइट अभी देखा गया है, उसको बोल रहे हैं हम लोग ये ईएनटी। ईएनटी मतलब ये एक एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट बोल रहे हैं, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट आफ्टर बिग बैंग। आफ्टर बिग बैंग में ग्रामर एरबस से भी ज्यादा काफी ब्राइट दिखा गया है। तो ये जब गाया स्पेसक्राफ्ट के थ्रू जो डेटा मिला था उसको ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा दिखा गया। देखिए अभी पता है ब्लैक होल में अब क्या है, ब्लैक होल में इवेंट होराइजन है, ब्लैक होल स्पेक्युलेटरी जो एकदम अर्थ का बीच में गैलेक्सी में है, बीच में काफी ज्यादा ब्लैक होल में इतनी ज्यादा क्षमता रहती है वो किसी भी स्टार प्लेनेट को खींच लेती है। स्टार अगर बहुत बड़ा स्टार है ब्लैक होल में अंदर जा इवेंट होराइजन तो खींचने लग जाता है, उससे एक लंबा स्ट्रीम निकलता है तो काफी मैग्नेटिक एनर्जी भी निकलता है। तो ये जो लाइट है, लिमिनस इंटेंसिटी वाला लाइट है, यही हम लोग को गोल फॉर्म में दिखता है, इसी को हम लोग इवेंट होराइजन बोलते हैं। अभी मैं आपको फ्यूचर में कभी साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्लैक होल का और ये जो इवेंट होराइजन का ये टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि जो मैंने लिखा है पॉइंट इसको पढ़ के भी आसान होती है, बहुत छाट कर निकाला है मैंने इसको, काफी रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स मैंने निकाला है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अभी जो पंजाब फ्लड है उसमें ऐसा कहना है कि अभी ये बीजेपी और कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी का चल रहा है कि रंजीत सागर डैम वहां से पानी धीरे धीरे उन्होंने वहां छोड़ा पानी, इसी कारण फ्लड हुआ ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, इसलिए रिटायर्ड जज के इन्वेस्टिगेशन उन्होंने डिमांड की है क्योंकि पूरा रंजीत सागर डैम जो कि रावी रिवर में स्टेट कंट्रोल में था तो इसके लिए ये चल रहा है न्यूज अभी। और आज ये एक फाइनल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर चिप का है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर चिप बनाना चाहिए। वर्ल्ड में एनवीडिया कंपनी है, बाकी चिप मेकिंग का इंडिया का रोल प्ले करना चाहिए, तो इस सबसे जैसा गवर्नमेंट इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन भी है, ये पूरा सक्सेसफुल करना है इंडिया को। और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज का न्यूज़ पर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये जो मैं और ये इस पे आप फिर ये मटेरियल वगैरह अच्छी तरह से देखिएगा, न्यूज़ काफ़ी सुनिएगा और एनालिसिस करूँगा आपको बढ़िया तरीके से। साथ में ये डिटेल एनालिसिस यूपीएससी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेट पीसीएस के लिए हेल्प करने वाली है, क्योंकि काफ़ी डिटेल रिसर्च और विद थॉरो नॉलेज के साथ मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो इसको आप थोड़ा-सा कमेंट बताइएगा कुछ अगर कैसा लगा होगा वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।